यो अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट क्रिकेटिंग डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विभोर है और मेरे साथ विवेक सिंह ठाकुर है और आप लोगों का स्वागत है इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और एपिसोड में। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल सी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरे को मजा नहीं आता कि भाई हम लोग लंबा लंबा वीडियो बनाते हो और तुम लोग खाली देखते हो, वॉच आवर्स देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इतना कमिटमेंट कर दिया कर। I am requesting you personally. तो आज बहुत सिंपल वीडियो है ब्रो, आज का सिंपल पॉडकास्ट है। आज हम लोग कोई करंट क्रिकेट में बात नहीं करने वाले। मैं और ठाकुर काफी टाइम से इस टाइप की बातें करते हैं कि यार इस टाइप के बहुत सारे प्लेयर्स रहे हैं जिनमें इनसेन पोटेंशियल था, जो एक्चुअली में इंडिया लेवल पे चले भी गए लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन वो लोग फुलफिल नहीं कर पाए। तो आज हम लोग ऐसी कुछ 8 प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। 4 ठाकुर बताएगा, 4 मैं बताऊंगा। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स या नहीं सॉरी कैप्ड इंडियन प्लेयर्स के बारे में बताएं जो तुम्हारे हिसाब से इंसेन पोटेंशियल रखता था और फॉर वट एवर रीजन वो उस लेवल को रीच नहीं कर पाया। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। इंडियन क्रिकेट क्राउड ब्रिंग्स 8 इंडियन प्लेयर्स हु कुड हैव डन सम अमेजिंग स्टफ्स बट वो लोग कर नहीं पाए, राइट। तो ठाकुर पहले तू स्टार्ट कर। सबसे पहला नाम ठाकुर ने सिलेक्ट किया है अंबाती रायडू। सीएसके का है ना, तो इसीलिए भाई अंबाती रायडू ना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। जैसे कि मुझे आज भी याद है कि अंबाती रायडू, मैं बहुत जैसे देखो मैं बहुत बचपन से छोटा था तब से क्रिकेट देख रहा हूँ और मेरे को हमेशा से ना, मैंने कभी देखा नहीं था लेकिन एक नाम सुनाई देता था कि भाई अंबाती रायडू करके एक प्लेयर आ रहा है, उसने अंडर 19 में ये कर दिया, खराब पिच पे 103 रन बना दिए जहाँ पूरी टीम 150 रन बना पाई, ये वो। और मैं सुनता रहता था क्योंकि तब इतना कुछ टीवी में मैच वैच कहाँ ब्रॉडकास्ट हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। तो इसीलिए ना भाई मेरे को अंबाती रायडू हमेशा से एक बहुत ऐसे क्यूरियस सर में रहता था कि कौन है ये। और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उसको मैं इस लिस्ट में पहला नाम रख रहा हूँ। तो जैसा कि हर कोई जानता है कि अंबाती रायडू एक बहुत बड़ा नाम है, अगर जो भी आईपीएल में तो काफी बड़ा नाम है ही है। साथ ही में मैं वनडे का बताता हूँ कि वनडे में अंबाती रायडू ने कुछ 55 मैचेस खेली हैं, उसमें अंबाती रायडू का एवरेज है 47 का। ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो उसने खेली है वो उसने खेली थी वर्ल्ड कप 2019 के पहले। और वहाँ पे सीन जो भी हुआ था वो सबको पता है, मैं थोड़ा आगे चल के पूरी स्टोरी डिटेल में कवर कर ही लूंगा अंबाती रायडू की। तो अंबाती रायडू का जो ओडीआई रिकॉर्ड है वो मैंने बताया। साथ ही साथ अब बात करते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक की। तो अंबाती रायडू का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास फॉर एग्जांपल रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, व्हाटएवर, रेड बॉल क्रिकेट, तो उसमें अंबाती रायडू ने 97 मैचेस में 6,000 रन बनाए, 6,150 के करीब। और उसमें अंबाती रायडू की एवरेज है 45 की, विच इज टू गुड इतने लंबे करियर के बाद। ठीक है, 97 मैचेस में 156 इनिंग्स और आप 45 की एवरेज मेंटेन कर रहे हो। साथ ही साथ अंबाती रायडू का जो लिस्ट क्रिकेट है, यानी जो वाइट बॉल क्रिकेट है, उसमें अंबाती रायडू की जो एवरेज है वो 40 की है। ठीक है, एज एन मिडल ऑर्डर बैट्समैन ये बहुत ही अच्छी एवरेज है। और उसमें भी अंबाती रायडू ने 176 मैचेस खेले हैं, 5,500 से ज्यादा रन बनाए हैं। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सुन के ऐसा लगता है कि अरे ये खिलाड़ी तो आया होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में और काफी कुछ किया होगा जिसका करियर इतना लंबा रहा। इवन मुझे पता है जैसे बहुत सारे लोग जो विराट कोहली, एमएस धोनी, ये लोगों के फैंस हैं, वो हमेशा से ही एमएस धोनी ना अंबाती रायडू का बहुत ज्यादा प्रेस किया है। साथ ही साथ विराट कोहली की एक क्लिप भी है जो हम यहाँ अटैच कर सकते हैं, जिसमें विराट कोहली से पूछा जाता है कि हु डू यू थिंक इज द मोस्ट अंडररेटेड आईपीएल प्लेयर। आई गेस वो इंडियन पूछता है शायद, या ओवरऑल मोस्ट अंडररेटेड, और वो बोलता है कि अंबाती रायडू। ठीक है, तो आईपीएल की जैसे बात चली, और तो अब जो ओवरऑल जो T20 स्टैट्स हैं आईपीएल प्लस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एंड ऑल जो भी इंडिया के लिए उसने कुछ 6-7 मैचेस खेले हैं, तो उसमें अंबाती रायडू की 27 की एवरेज है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125। ठीक है, जो जिस स्टार्ट से वो खेलते आ रहा है, कभी मिडल ऑर्डर कभी फ्लोटर, ये एक अबोव एवरेज अच्छा ही रिकॉर्ड है 303 मैचेस के बाद। ठीक है, और साथ ही साथ अंबाती रायडू का जो आईपीएल कंट्रीब्यूशन है कि वो पहले स्टार्टिंग के कई साल मुंबई में रहा, उसके बाद सीएसके में आया, जब सीएसके वापस बैन के बाद वापस आई, और उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसने सीएसके में 1 साल 602 रन बनाए थे, उसके बाद 1 साल 350 रन बनाए थे, और वो सीएसके का पार्ट था दोनों बार जब सीएसके जीती। तो अंबाती रायडू का जो कंट्रीब्यूशन है वो सीएसके, एमआई और जो भी डोमेस्टिक लेवल पे जो अंबाती रायडू का कंट्रीब्यूशन है वो एकदम ऐसे डिनाई नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा है।
उसने मुंबई के लिए 114 मैचेस खेले थे, 27 के करीब का एवरेज और 126 का स्ट्राइक रेट। साथ ही 90 मैचेस सीएसके के लिए आईपीएल में, 30 का एवरेज और 130 का स्ट्राइक रेट। सो इससे हमको ये पता चल रहा है कि लेटर स्टेजेस ऑफ करियर में अंबाती रायडू और बेहतर हो गया था। तो अंबाती रायडू के साथ हमेशा ये दिक्कत रही ना कि अंबाती रायडू को कभी कंसिस्टेंट रन नहीं मिल पाया किसी ना किसी वजह से। फिर 2016 से 2018 जो मतलब उसका एकदम पीक फेज था, अंबाती रायडू हमारे लिए कंटेंशन में था 2015 के वर्ल्ड कप में भी। उसके बाद वो वहां सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब हुआ था शायद से, याद नहीं है मुझे, लेकिन उस दौरान उसने 31 मैचेस खेले थे, 1000 के करीब रन बनाए थे और 50 का एवरेज था। और ये 2016 से 2018 का जो फेज है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मतलब विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया था कि हमारी नंबर 4 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और हमारे जो नंबर 4 के बैट्समैन हैं वो हैं अंबाती रायडू वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि भाई नजर लग जाना या ऐसे, भाई कैसे मतलब किसी ने कुछ तारीफ कर दी और उसके बाद से तुम्हारा पता नहीं क्या ऐसे डाउनफॉल सा स्टार्ट हो गया। तो वर्ल्ड कप सिलेक्शन जब आने वाला था उसी टाइम पे जो प्रीवियस 12 ओडीआई मैचेस अंबाती रायडू ने खेली उसमें अंबाती रायडू की जो एवरेज थी वो 37 ही थी और वो सिर्फ 300 रन बना पाए थे। तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई विजय शंकर के सिलेक्शन पे, 3D वाला ट्वीट, और बेसिकली वो 3D वाले ट्वीट के बाद तो उनका करियर पूरा खत्म हो ही गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से अंबाती रायडू अपना करियर प्रोलॉन्ग उतना नहीं कर पाया। लेकिन साथ ही साथ लोगों को ये देखना चाहिए कि अंबाती रायडू कब से इंडियन सर्किट में है। मतलब उसका कुछ ऐसा है कि वो एट द एज ऑफ 16 उसने कुछ इंग्लैंड के सामने अंडर 19 सीरीज में 177 रन बनाए थे। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो इंडिया का पार्ट था जहां वो वर्ल्ड कप तक गए थे, उसमें उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। लेकिन अंबाती रायडू के साथ कंट्रोवर्सीज का ना हमेशा से मतलब एक वो तालमेल रहा है। जैसे उसने पहले टीम में मौका चयन ना होने के गुस्से में उसने आईसीएल ज्वाइन कर लिया था, इंडियन क्रिकेट लीग जो चालू हुई थी, जो बीसीसीआई से अलग हटके बनाई गई थी, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने उसे बैन कर दिया था। उसके बाद उसने वापस बीसीसीआई की ऑफर एक्सेप्ट करी, वो वापस आया और उसके बाद वो मुंबई की तरफ से खेलना शुरू किया आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं ये जो आईसीएल का जो लफड़ा हुआ, उसके बाद बीच में उसका रणजी ट्रॉफी का कुछ इशू हुआ था कि भाई उसने वो हैदराबाद से खेलता था लेकिन हैदराबाद के कोच के साथ झगड़ा हो गया तो वो आंध्रा शिफ्ट हो गया। इवन उसके ये पूरे फेस के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो इंसान है वो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेम्पर इश्यूज थे हमेशा वो अंबाती रायडू की ग्रोथ में हैम्पर करते रहे। तो रिटायरमेंट वाला जो फेज था, मतलब कि जब टीम से पूरा पत्ता कट गया था, उसके बाद भी जब डोमेस्टिक में वो खेल रहा था तो एम्पायर से झगड़ गया था, उसकी वजह से अगला मैच डिले हो गया था, वो पिच पे आके बैठ गया था, ऐसा सब काफी कुछ हुआ। पर ऑल इन ऑल अंबाती रायडू एक अपना जितना पोटेंशियल था कभी भी उसके हिसाब से सक्सेसफुल करियर नहीं बना। मेरे हिसाब से अंबाती रायडू को अपने यहाँ एंड कर रहे हैं। तूने बहुत अच्छा नाम स्टार्ट किया अंबाती रायडू। अंबाती रायडू कुड हैव बीन दैट गाय जो 2019 के वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट होता था। मेरे को खाली उसका अंबाती रायडू का आज मैं देखो सिर्फ एक ही इशू बता रहा हूँ। अगर किसी ने अंबाती रायडू को खेलते हुए देखा है, वो उस टाइम पे बहुत इंपैक्टफुल पारियां खेलता था, बड़े स्टेजेस पे बड़ी पारी खेलता था, अमेजिंग प्लेयर ऑफ स्पिन, किसी को पता नहीं, अमेजिंग प्लेयर ऑफ स्पिन। लेकिन टेम्पर इश्यूज कई बार शायद 2 से 3 बार तो उसने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है जितना मुझे पता है, और फिर रिटायरमेंट वापस की, तो ये कई बार लिया है। लेकिन भाई रिटायरमेंट से याद आया एक अगला बंदा जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, जिसके बारे में मैं एक्चुअली बात करना चाहूंगा, पृथ्वी फ्रिकिंग शॉ। मेरे हिसाब से हर कोई, अगर किसी से भी आज के टाइम में तो ये पूछेगा कि कोई ऐसा प्लेयर जो पोटेंशियल था, हर कोई पृथ्वी शॉ का नाम हर जगह स्पैम करेगा। भाई मैं पृथ्वी शॉ का नाम क्यों लेना चाहता हूँ? एक क्रेजी प्रोडिजी, मेरे हिसाब से मेरी तरह सबने शायद पृथ्वी शॉ का नाम तब सुना होगा जब उसने कोई स्कूल के गेम में 400 या 600 रन मार दिए थे, राइट? और वहां से सब लोगों ने नाम सुना। अंडर 19 वर्ल्ड कप गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसने कुछ अच्छी पारियां खेली और वहां से जाके एक्चुअली में हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन मेरे को पृथ्वी शॉ क्यों पसंद था, मैं उसको बता रहा हूँ क्यों मैंने इसलिए। आज के टाइम में हम लोग अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, लास्ट ईयर के आईपीएल में वगैरह में देखे कि भाई एकदम डैशिंग ओपनर्स है, डेविड वार्नर, ये सब जो थे। पृथ्वी शॉ मेरे को याद है वन ऑफ दोस वेरी फ्यू यंग प्लेयर था जो व्हाइट बॉल में या रेड बॉल में बहुत अग्रेसिव खेलता था और लंबा खेलता था और अग्रेसिव खेलता था। इसके लिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी इंडियन ओपनर्स थे या इन जनरल जो इंडियन बैटर्स थे, रेड बॉल में और व्हाइट बॉल ऐसे ओडीआईज में इतना तेज नहीं खेलते थे। पृथ्वी शॉ क्रेजी स्टार्ट्स लेता था, और ये लिस्ट है कि अगर तुम गेम्स जाके देखोगे, हालांकि मैं स्टैट्स देखूंगा, मुझे बहुत क्रेजी लगता। तो इसलिए मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त है केयर कला, हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। तब मैंने उसको ये चीज भी बोली थी कि मेरे हिसाब से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ से ज्यादा घातक
कोई ओपनिंग पैर पूरे आईपीएल में हो ही नहीं सकता। उस टाइम पर दोनों शायद अपने पीक पे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों लंबा मारते और दोनों बहुत मारते और दोनों मारते ही जाते हैं। मुझे सबसे घातक लगता था। लेकिन मैं पृथ्वी शॉ के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पृथ्वी शॉ अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑक्शन में 1.2 करोड़ में बिका था दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शॉ ने उस साल अपने सेकंड मैच में 44 बॉल में 62 रन मारी थी, और वो पूरे सीजन में पृथ्वी शॉ ने एज ए ओपनर 154 की स्ट्राइक रेट से खेला था। 154 की स्ट्राइक रेट से आज से 6 साल पहले खेल रहा था वो ऐसा नहीं आज खेला, आज से 6 साल पहले 2021 के सीजन में पृथ्वी शॉ ने बहुत अमेजिंग किया, 480 रन मारे 15 इनिंग्स में, और वो 7th हाईएस्ट रन गेटर था। इसके अलावा कई बार उसको इसी कारण दिल्ली कैपिटल्स ने उसको रिटेन भी किया। लेकिन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है उसका रेड बॉल का गेम। पृथ्वी शॉ खेलता है मुंबई के लिए, और मुंबई की टीम में जगह बनाना, मुंबई और दिल्ली की टीम में रणजी में जगह बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में मुंबई की टीम में पृथ्वी शॉ ने जगह बनाई। आज के टाइम में टिल डेट पृथ्वी शॉ ने 4,500 रन मारे 46 की स्ट्राइक रेट से एज एन ओपनर इन रणजी। और सबसे गजब बात क्या है, 86 की स्ट्राइक रेट से उसने रणजी में गेम खेला है। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, 89 का स्ट्राइक रेट है एमएस धोनी का वनडेज में, 90 ऑड का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का वनडेज में। ये ऑलमोस्ट एक वनडे की स्ट्राइक रेट से आज से 4 साल 5 साल पहले रणजी के ओपन करता था, और 47 के एवरेज से 4,500 रन मारे। दैट इज क्रेजी। सो बेसिकली ये प्रूव करता है कि वो कोई वन ट्रिक प्रोनी नहीं था कि खाली वाइट बॉल में डैशर था, नहीं, वो एक्चुअली में बहुत अच्छा था। उसने अपनी डेब्यू में भी सेंचुरी मारी थी, और जो लिमिटेड 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं पृथ्वी शॉ ने, उसमें भी उसकी 42 की एवरेज। और क्यों इंडिया टीम से बाहर हुआ उस पर आने की अपने बात करेंगे। मैं वाइट बॉल पे आना चाहता हूँ, ठीक है। वाइट बॉल में इतना गजब फिनोमेना है पृथ्वी शॉ, और इसी के कारण मैं इस पर और बात करना चाहता हूँ। लिस्ट ए यानी वाइट बॉल वनडे टूर्नामेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें पृथ्वी शॉ ने 3,500 रन मारे एट एन स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 55 की एवरेज से 3,500 रन मारे। और भाई एक रैंडम गेस कर कि क्या स्ट्राइक रेट होगी 3,500 रन 55 की एवरेज। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, गेस कर, चेक मत करना भाई, गेस कर। 105 126 भाई, 126 की स्ट्राइक रेट से पृथ्वी शॉ ओपन करता था 55 की एवरेज। अगेन फॉर द कॉन्टेक्स्ट, 131 का T20 स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, 130 के आसपास का T20 स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का, बॉब्जी द किंग का 127 128 का शायद उसका करियर स्ट्राइक रेट है T20 में। उस स्ट्राइक रेट से पृथ्वी शॉ खेलता था वनडेज में, और वनडेज में सिर्फ वनडेज में नहीं, वो रॉयल लंदन वनडे कप हो, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास रेड बॉल में उसने काउंटीज में भी सेम लेवल परफॉर्मेंस दी। एंड ओवरऑल T20 में भाई पृथ्वी शॉ ने 2,700 रन मारे 151 के स्ट्राइक रेट से। अब पूरा पॉइंट ये नहीं है, ये जो पूरा वीडियो इट्स नॉट ऑल अबाउट द स्टैट्स और नर्ड करने के लिए, ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं कि बंदे में कितना पोटेंशियल है। अब भाई पृथ्वी शॉ बाहर क्यों हुआ? मेरे हिसाब से उसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो मैं मजाक में बोलता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग ने जो दिल्ली डेयरडेविल्स में जाके उसको कुछ ज्यादा ही उसको चढ़ा दिया। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो ऑस्ट्रेलिया का सामने जो उसका बोल्ड था, जहां पर रिकी पॉन्टिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि अंदर आती हुई बॉल आएगी और उससे आउट हो जाएगा, उसके बाद मैंने सुना था कि रिकी पॉन्टिंग ने ये भी बताया कि पृथ्वी शॉ को हमने कई बार बोला है पर्टिकुलर चीजें करने को या एक तरीके से चीजें करने को, और उस चीजों में मानता नहीं। इनफैक्ट पृथ्वी शॉ तो ये तक है कि जब भी वो आउट ऑफ फॉर्म होता है वो नेट से बैटिंग नहीं करना चाहता, उसका इस टाइप का मेंटालिटी है। वह शोज कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, नेचुरली गिफ्टेड, नेचुरली टैलेंटेड, लेकिन इनडिसिप्लिन। अब इनडिसिप्लिन की बात मैं सिर्फ ना रिपोर्ट से नहीं करना चाहूंगा, एक्चुअली में उसका शरीर, उसका बॉडी देख के तुम्हें समझ आएगा कि जिस लेवल पे उसने अपना वेट गेन किया है। अगर तुम्हारे आज से 4 साल पहले पृथ्वी शॉ और आज का फोटो दिखाऊंगा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी शॉ एक 24-25 साल का लड़का है जो शुभमन गिल वगैरह के साथ में खेला है। उस लेवल का ड्रास्टिक डिक्लाइन किया उसने अपने बॉडी में, विच बेसिकली शोज वो इतना डिसिप्लिन नहीं है। तो पृथ्वी शॉ का कहीं ना कहीं आउस्टर का रीजन ना उसका टेक्निक नहीं है, कोई इतनी खराब टेक्निक है, अंदर आती हुई बॉल पे ना रिकी पॉन्टिंग खुद सबसे ज्यादा बोल्ड होता था। ये कोई इतनी बड़ी फ्लॉ नहीं है जो पृथ्वी शॉ है ना जिसपे काम नहीं कर सकता, इंडिया टीम काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसका शायद एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम वो बिल्कुल भी सही नहीं रहा, जिसके कारण आज के टाइम में उसका 35% बॉडी फैट आया ब्रो, दैट इज लाइक बॉर्डर लाइन ओबीस हो गया वो। और उसको मुंबई की टीम से ऑफिशियली बोल के ड्रॉप किया, ये बोल के ड्रॉप किया कि तू मोटा हो गया, खेल नहीं सकता, तुझे ड्रॉप किया। मतलब भाई इतना अमेजिंग टैलेंट था, मेरे को लगता है वनडे लेवल पे इंडिया के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए सर्व कर सकता था, एंड भाई जस्ट वैनिश हो गया ब्रो। जस्ट मैं तेरा थोड़ा सुनना चाहूंगा कि तेरे क्या टेक्स हैं पृथ्वी शॉ पे। मैं इसमें दो चीजें पृथ्वी शॉ की एक जैसे हाईलाइट मोमेंट्स में और ऐड करना चाहूंगा जो तूने इतने सारे बताए। एक अगर किसी को याद हो तो उसने शिवम मावी को एक ओवर में 6 चौके मारे थे। भाई बताने की जरूरत नहीं थी, वो बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसा क्या मेरे को पता, वो मैच मैंने देखा था। बहुत घटिया
और अगर किसी को ये ना पता हो कि पृथ्वी शॉ कब से फेमस है, तो तुमको ये भी नहीं शायद पता होगा कि पृथ्वी शॉ की एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, हाँ जिसमें पृथ्वी नहीं शॉ के ऊपर पूरी हाँ हाँ इनफैक्ट एक यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री आईसीसी की तरफ से द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया करके, वो आज तक अवेलेबल है। तो बेसिकली जो आज हम शुभमन गिल की तरफ देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैप्टन होगा, वो एक्चुअली में पृथ्वी शॉ हो सकता था, वो इस लेवल पे जा सकता था। बट ठीक है, फ्रॉम वन क्रेजी नेम टू अनदर, इरफान पठान, जिसको हमने थोड़े पास्ट में कई बार बात भी की है, तो ठाकुर बताएगा इरफान पठान पे। गो फॉर इट ब्रो। भाई इरफान पठान, एक तो इरफान पठान के बारे में सबसे पहले क्रेजी चीज ये मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग सुनते ही शॉक हो जाएंगे, कि भाई इरफान पठान ने अपना आखिरी मैच जब खेला था, तब इरफान पठान ऑफिशियली प्रॉपरली 30 साल का भी नहीं था, ठीक है। सीरियसली? तब हाँ, तब इरफान पठान ने अपना आखिरी मैच खेला था। तो इरफान पठान वो बंदा है जिसने भाई, अगर ऐसे बैटिंग ये वो, इरफान पठान के लिए इतने सारे स्टैट्स रीड करने पड़ेंगे कि बेटर रहेगा जैसे मैं अटैच करेंगे तभी लोग देखें तो उनको ज्यादा आइडिया आएगा कि इरफान पठान के नाम पे मतलब 1000 रन भी है टेस्ट में, 100 विकेट्स भी हैं, वो भी ऐसा नहीं 1000 रन है वो 31 की एवरेज से, ठीक है, और टेस्ट में 100 विकेट है वो 32 की एवरेज से, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट हार्दिक पांड्या का शायद करंट टेस्ट एवरेज भी इसके आसपास ही होगा, 34 हाँ 35 का। हाँ एमएस धोनी का 36 का टेस्ट एवरेज। हाँ, और साथ ही साथ ओडीआईज में भी, ओडीआईज में इरफान पठान 1500 रन बना चुके थे। इवन ओडीआईज में 173 विकेट है, जो कि 30 के अंदर की एवरेज से है इरफान पठान के नाम पे, ठीक है। टी20s में भी इरफान पठान हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉक थे जब हम 2007 का वो वर्ल्ड कप जीते थे। अगर किसी को याद हो तो 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल का मैन ऑफ द मैच था इरफान पठान, ठीक है। और इरफान पठान का जो डोमेस्टिक का जो करियर है वो तो भाई एकदम क्रेजी है, मतलब कि यार ऐसी पिचेस पे जहाँ सीम और स्विंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, उधर इरफान पठान का जो बॉलिंग है वो 122 मैचेस में, फर्स्ट क्लास मैचेस में 384 विकेट्स 28 की एवरेज से, हाँ वो। और भाई तुझे पता है उसका जिस टाइम पे वो ऐसा एकदम पीक पे आ रहा था ना, उस टाइम पे मैं कितनी बार सुनता था कि लोग इसको वसीम अकरम से कंपेयर कर रहे हैं, कि भाई ये वसीम अकरम के जैसे स्विंग करवा लेता है, वसीम अकरम के जैसे ही यहाँ बैटिंग भी कर ले रहा है, उससे बेहतर बैट्समैन है। इवन यहाँ तक कि कई कई मैचेस में इरफान पठान को नंबर 3 पे भेजा गया था, प्रमोट किया गया था बैटिंग करने के लिए। और अगर मुझे जैसे इरफान पठान का बैटिंग करियर हाईलाइट वो लगता है कि इरफान पठान ने हमको श्रीलंका के सामने एक मैच जिताया था। इरफान पठान और यूसुफ पठान थे, जहां पे श्रीलंका के सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन थी रन चेज में, और ये दोनों भाइयों ने हमको मैच जिताया था और इरफान पठान ने विनिंग शॉट मारा था। तो इरफान पठान का जो टेस्ट करियर है, जो बैटिंग करियर है, वो तो हम सब ठीक है, वो हम समझ लेंगे, देख लेंगे स्टैट जब अटैच होगा उसके बेसिस पे। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान पठान के साथ गलत क्या हुआ, मतलब क्या चीज ऐसी हुई जो उसके फेवर में नहीं गई, अगर वो देखें तो जब इरफान, छोटा सा एक हाईलाइट भी करना चाहूंगा, इरफान पठान ने पाकिस्तान के सामने टेस्ट मैच में पहली 3 बॉल में हैट्रिक लिया था। टेस्ट मैच की फर्स्ट 3 बॉल 3 विकेट लिया था। मैं जस्ट याद है, क्रेजी 3 बॉल है, कोई भी जाके अगर खाली सर्च करेगा अमेजिंग, तुम्हें समझ आएगा इरफान पठान हाथों में जा रहा था। मैं वो 3 बॉल का ही बताने वाला था कि भाई वो 3 बॉल इतनी अच्छी थी कि मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने पेपर की जो कटिंग होती है ना, वो स्कोर कार्ड की, वो लगा के रखी थी अपने रूम में कि भाई पाकिस्तान की 3 विकेट 0 पे ऐसे गिरी है पहली ओवर में, ठीक है। पर जैसे मैं आगे बढ़ रहा था कि पाकिस्तान मतलब जैसे पाकिस्तान के सामने जो उसने किया टेस्ट में, टी20s में जो वर्ल्ड कप में किया, वो सब ठीक है, वो उसकी करियर हाइलाइट्स हैं। लेकिन उसके करियर डाउन ट्रेंड में कैसे आया, तो कहीं ना जो इरफान पठान का था वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा था अपने वर्कलोड से। मतलब आईपीएल भी खेलना शुरू किया, टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हो तुम, टी20s भी खेल रहे हो, तब इतना ज्यादा फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था स्पेसिफिकली, मतलब जैसे आज के टाइम पे दिया जाता है। तो उसको इंजरी हुई, उसके बाद उसने हल्का सा बॉलिंग एक्शन मॉडिफाई हो गया किया या हुआ उसकी इंजरी की वजह से, और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पेस कम हो गई, ठीक है। जब पेस कम हो गई, वो वापस लौट के आया, तो स्विंग तो हो रही थी बॉल, लेकिन पेस नहीं आ रही थी। तो जब उसने अपनी पेस बढ़ाने की कोशिश करी, तब फिर उसके साथ इंजरी हो गई। और उसके बाद जब वो लौट के आया, तो उसने ये इस चीज पे ज्यादा फोकस किया कि भाई मेरी पेस कैसे उतनी ही रहे, और उस चक्कर में उसने अपनी जो मेन चीज थी जिसकी वजह से वो फेमस था, वो खो दी, वो थी उसकी स्विंग बॉलिंग, ठीक है। अब
हुआ क्या ये सब के बीच में कि इरफान पठान की बैटिंग कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, कि वो प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर, मतलब वो प्रॉपर, या तो प्रॉपर ऑलराउंडर कहा जा सके या एज अ बैटिंग ऑलराउंडर की तरह खेल सके, वो हमेशा से एक बॉलिंग ऑलराउंडर था, ठीक है। लेकिन ग्रेग चैपल के एरा में हुआ क्या कि उसको फोर्सफुली प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की गई, ठीक है, ठीक है। और आज के टाइम पे कई लोग, फोर्सफुली नहीं बोलता, हाँ बेसिकली मेरे को लगता है ग्रेग चैपल का एक विजन था कि मे बी हमारा हाँ साइमंड्स हाँ या संबंध हाँ, पर वो कर नहीं मतलब पाया। जो एफएसडी ने भी बहुत जो सपोर्ट किया विजन था। था, हाँ जो उनका विजन था, वो कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझनी चाहिए थी कि वो उस हिसाब से उसकी बॉडी और वो उतने केपेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उसके पर जो प्रेशर था एक्सपेक्टेशंस का, जो भाई प्रेशर था जो उसकी बॉडी पे पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉयल ले रहा था। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भाई वो इंसान धीरे धीरे, मतलब ऐसा समझ ले, डिमिनिश हो गया। क्योंकि जितना पोटेंशियल हमको इरफान पठान में दिखता था यार, उतना पोटेंशियल से वो, मुझे नहीं लगता 2007 के वर्ल्ड कप के बाद और 2008 में जो हमारी सीबी सीरीज हुई थी उसके बाद से कभी खेल पाया। मुझे आज नहीं, भी याद है कि शायद 2011 या 2012 में उसने अपना आखिरी वनडे खेला था, मतलब वो उसका कमबैक मैच था, ठीक है। और कमबैक मैच में उसने पहली मतलब कमबैक सीरीज थी, और उसने उसमें वेस्ट इंडीज के सामने अपनी पहली ओवर में एलबीडब्ल्यू ऐसे विकेट ली थी। और मैं इतना खुश था भाई कि यार फिर से इरफान पठान वापस आ जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए, आगे भी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, सब कुछ। लेकिन फिर उसके बाद वो कभी कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो जैसे हर प्लेयर का एक पीक होता है, वैसे टेस्ट बॉलिंग में जो इरफान पठान का पीक था वो था 2003 से 2005 तक। वहां 81 विकेट्स उसने लिए थे 28 की एवरेज से। सिमिलरली जो ओडीआई बॉलिंग का पीक था वो भी मतलब उसी टाइम के करीब कोइंसाइड कर रहा है कि 2004 से लेके 2006 तक 108 विकेट ये 3 सालों में, वो भी 27 की एवरेज से। फिर टेस्ट बैटिंग में 2007-2008 वाला जो उसका सीजन था पूरा, वो 2 साल का पीरियड था, उसमें उसकी 35 की करीब की बैटिंग एवरेज है। सिमिलरली ओडीआई बैटिंग में भी जो 2005 से 2007, मैं ईयर्स इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि मैं आगे एक पॉइंट क्लियर कर सकूं। तो ओडीआई बैटिंग में 2005 से 2007 तक उसकी 27 की एवरेज थी, विच इज नॉट बैड, ठीक है। अब तू ये समझ कि इरफान पठान के साथ मुझे कहीं ना वो वाला केस लगता है कि भाई पीक्ड टू सून वाला, ठीक है, कि वो बहुत जल्दी पीक कर गया और उसके बाद वो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसने बहुत ज्यादा हाई कर दी, फिर इंजरीज होने लगी, और फिर यार वो कभी उस हिसाब से कंटिन्यू कर ही नहीं पाया, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, या चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे फिर वो कमबैक किया, तब भी वो इतना लंबा सस्टेन नहीं कर पाया। ये कुछ जेम्स फॉकनर जैसे ही मैं बोलूंगा, हालांकि एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है, लेकिन वो आए इंटरनेशनल लेवल पे आए, बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस दिए, एंड गायब। इरफान पठान में कुछ ये पृथ्वी शॉ या हमने जो अंबाती रायडू जैसी बात की, वैसा नहीं कि पोटेंशियल था 10-15-20 मैचेस खेले और गए। इरफान पठान ने प्रॉपर अपना करियर खेला है इंडिया के लिए। 120 वनडे, 30 टेस्ट, मतलब तुम समझ लो कि अराउंड 170-180 उसके इंडिया के लिए अपीयरेंस है एज अ इंटरनेशनल प्लेयर। मैं पता है क्यों ऐसा बोला, क्योंकि इरफान पठान के होते हुए कभी भी मुनाफ पटेल खेल ही नहीं सकता था इंडिया के। 2011 का वर्ल्ड कप खेला है मुनाफ पटेल, और जबकि इरफान पठान उससे बहुत पहले बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मैचेस खेल चुका है, उससे कई ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता था एज अ बैटर। लोगों को पता नहीं होगा, बट एमएस धोनी वाज एक्चुअली थिंकिंग कि इरफान पठान कैन बी दैट बैटर जो टॉप 6 में खेले प्रॉपर। उसको है ना ऐसा लगता था कि कपिल देव है मेरा, लेकिन वो कर ही नहीं पाया इरफान पठान। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो फोकस खो गया कि मेरे को एक्जैक्टली क्या करना है। मे बी मेरे को बॉलिंग ऑलराउंडर बनना है, बैटिंग ऑलराउंडर बनना है, टेस्ट में जाना है, और ऑब्वियसली इंजरीज वगैरह कहीं ना कहीं शायद अच्छे से फोकस नहीं कर पाए कि ये मेरे को करना है और ये शरीर के साथ काम करना। बट ब्रो, यूसुफ पठान पे मैं बात करना चाहूंगा, जहाँ इरफान पठान की बात हो रही है। मुझे यूसुफ पठान बहुत पसंद था। मेरे हिसाब से कोई भी कोलकाता नाइट राइडर्स का फैन होगा, बहुत टाइम से पसंद फॉलो कर रहा होगा, तो यूसुफ पठान को लेके बहुत अमेजिंग मेमोरी होगी। तो मैं जब छोटा सा क्रिकेट देखना चालू किया था, तो मैं कुछ प्लेयर्स को देखता था, मुझे इंसेनली गजब लगते थे उस टाइम पे। एमएस धोनी वाज वन ऑफ देम। मैं एमएस धोनी से यूसुफ पठान पे आऊंगा। एमएस धोनी कुछ उस, देखो छक्के मारने वाले बहुत सारे प्लेयर थे उस टाइम पे, लेकिन एमएस धोनी वाली जो ब्रीड थी, एमएस धोनी, क्रिस गेल, कुछ हद तक युवराज सिंह, लेकिन एमएस धोनी, क्रिस गेल, वो लोग पावरफुल हिटर्स थे। जो आज के टाइम में आंद्रे रसल वगैरह अपने देखते, आज के टाइम तो बहुत लोग हैं कि वो लोग लिटरली अपने शरीर से बॉल को मसल करके छक्का मारते थे, अनलाइक रोहित शर्मा। यूसुफ पठान मुझे याद है, वन ऑफ द रेयर उस टाइम का प्लेयर था जो लिटरली प्योरली अपने पावर से छक्के मार सकता था, कि उसको मतलब टेक्निक वेक्निक से लेना देना नहीं है, बॉल उसके रेंज में छक्का। यूसुफ पठान को मुझे एक चीज अभी भी याद है कि मैं उस टाइम पे सोचता था कि यूसुफ पठान के सामने अगर कोई ऑफ स्पिनर आ गया, कोई स्पिनर इन जनरल बॉलिंग करने आ गया, दैट इज लाइक साइनिंग योर डेथ विश। तुम डेड हो, वो तुम्हें 6 छक्के भी मार सकता है। बट यूसुफ पठान की बात ही करना चाहता हूँ। मैं इसी पॉइंट पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भाई जो ये इसने स्पिनर वाली बात करी, एक टाइम पे जब
अजंता मेंडिस का पीक चल रहा था, तब अजंता मेंडिस 2009 के आईपीएल सीजन में सुपर ओवर गलती से डालने आ गए थे यूसुफ पठान के सामने, और उस सुपर ओवर में 14 रन बनाने थे, 14 या 15, और यूसुफ पठान ने सीधे 3 सिक्स मारे थे और मैच खत्म कर दिया था। ये यूसुफ पठान था। मैं यूसुफ पठान का आगे एक और ऐसी इनिंग याद दिलाऊंगा, बट यूसुफ पठान का मैं बहुत अच्छे से याद दिला था। तो बेसिकली यूसुफ पठान ना वो धोनी वाले एरा में टेस्ट क्रिकेट खेला था, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है धोनी के आसपास की उम्र का भी होगा। मैं क्यों धोनी की बात बता रहा हूँ और क्यों यूसुफ पठान से रिलेट कर रहा हूँ कि यूसुफ पठान कुड हैव बीन दैट गाय जो एक्चुअली में धोनी से आगे हो सकता था। 2004-5 में यूसुफ पठान का में बहुत पीक सीजन चल रहा था। उसने एक्चुअली में बड़ौदा के लिए फिफ्थ हाईएस्ट विकेट टेकर था। लोगों को पता ना हो तो यूसुफ पठान, इरफान पठान के बड़े भाई, एक बहुत अच्छे हैंडी ऑफ स्पिनर भी थे। खाली छक्के नहीं मारता था, बहुत अच्छा हैंडी ऑफ स्पिनर भी था। 2006-2007 में यूसुफ पठान का हाईएस्ट रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था, जिसने मिनिमम 200 रन मारे हो। एंड ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इस बारे में ठाकुर ज्यादा अच्छे से बताएंगे। 2008 का आईपीएल उसका कितना अमेजिंग गया, और शायद फाइनल में मेरे को जितना याद है उसने चिल्ले को हराया भी था। उसकी बैटिंग अकेले उसने बैटिंग ने हराया था। बट कमिंग टू वाइड बॉल गेम, जहां मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूँ, यूसुफ पठान ने ऑलमोस्ट 4,800 रन मारे एट एन स्टैगरिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 120 इन मिड 2000। मतलब 120 की स्ट्राइक रेट से वो आज नहीं खेल रहा था, 2003, 4, 5 के टाइम पे खेल रहा था। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना क्रेजी है कि जिस एरा में 250, 260 विनिंग टोटल हो जाता था, पिचेस में रिवर्स होता था, आज के जैसे फ्लैट डेक्स नहीं होते, उस टाइम पे वो 120 की स्ट्राइक रेट से खेलता था। 124 विकेट से उसके लिस्ट में 199 मैचेस, व्हिच इज लाइक ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पास बोलो, तो ही कैन बी अ प्रॉपर 6th और 7th बॉलर, राइट। आईपीएल में मैं बात करना चाहूंगा, आईपीएल में जो उसका करियर मेरे हिसाब से 2018-19 में खत्म हो गया था। सो बेसिकली उसने आईपीएल के फर्स्ट हाफ में ज्यादा खेला है। 3,200 आईपीएल में के रन से 143 की स्ट्राइक रेट से, ब्रो 143 की स्ट्राइक रेट से यूसुफ पठान ने 3,200 रन मारे। फास्टेस्ट आईपीएल 50 का एक टाइम पे रिकॉर्ड था उसके नाम पे, जो उसने कुछ 21 बॉलों पे मारा था। एंड 37 बॉल सेंचुरी है यूसुफ पठान के नाम पे, जो मेरे हिसाब से शायद क्रिस गेल ने जाके तोड़ी थी। फिर लास्ट में एक जो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी थी, 2010 का मैच था, यूसुफ पठान, हम लोग अफ्रीका में वनडे हो रहा था, और उस टाइम में मुझे पता है इंडिया अफ्रीका में जाती थी खाली हारने के। तो 260 ओवर का मैच था, इंडिया कुछ 50 साइड में 5 विकेट गिर गई। यूसुफ पठान नंबर 6 या नंबर 7 पे आता है, और वहां से उसने सेंचुरी मारी। थी। हालांकि अपने वो मैच हार गए थे, लेकिन यूसुफ पठान ने बहुत क्रेजी नॉक खेला था। तो मैं बहुत पागल हो गया था इसको देख के कि भाई ये बंदा हमारे लिए कुछ करेगा। तब तक शायद केकेआर में आया भी नहीं था यूसुफ पठान। 2011 के वनडे वर्ल्ड कप का भी पार्ट था, 2007 के T20 वर्ल्ड कप का भी पार्ट था। इनफैक्ट उसने सहवाग के एब्सेंस में गौतम गंभीर के साथ ओपन भी किया था। बट अब जहां आपने एक्चुअली में इतनी सारी चीजें बात कर ली, मैं यूसुफ पठान के बारे में एक चीज बात करना चाहता हूँ, क्यों यूसुफ पठान द यूसुफ पठान ही बन पाया, और क्यों धोनी टाइप के प्लेयर्स, धोनी और यूसुफ पठान ना कुछ हद तक सेम टाइप के प्लेयर्स थे, जो अनऑर्थोडॉक्स थे, टोटली अपने पावर पे रिलाई करते थे। 2011 के वर्ल्ड कप में तो सुरेश रैना के ऊपर खेलता था यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने आगे के लीग मैचेस खेले थे, लेकिन उसमें उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो सुरेश को जगह मिली थी। उन्होंने एक्जैक्टली उसका पॉइंट आउट कर दिया। यूसुफ पठान के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो दो था। एक था उसका फिटनेस, वो बहुत ही एवरेज फील्डर था, बहुत बिलो एवरेज फील्डर था। एंड दूसरा वो इतना फिट नहीं था, तो वो एक लाइबिलिटी हो जाता था फील्ड में। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि धोनी कितना कंसर्न था अपनी फील्डिंग को लेकर। उसकी मूवी में भी दिखाया कि वो सहवाग, सचिन तक को ड्रॉप करने के लिए रेडी था, सिर्फ फील्डिंग के लिए। सेकंड, इनकंसिस्टेंट एज हेल्प। यूसुफ पठान उस टाइप का प्लेयर था ना, जिसको देख के अपने बोलते हैं कि भाई इतना पोटेंशियल है, लेकिन जब भी बड़े स्टेजेस आते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता। आईपीएल लेवल में तो भी उसने परफॉर्म किया है, लेकिन इंडिया लेवल के लिए उसको काफी चांसेस मिले थे, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं था। एंड सिर्फ यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सुरेश रैना का करियर है। नहीं तो अगर यूसुफ पठान अपने उसको चांसेस पहले मिले, उसके पास मेरे हिसाब से यूसुफ पठान के पास सुरेश रैना से ज्यादा एबिलिटी थी इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ रॉ पावर। वो एक बहुत बेटर बॉलर भी था, यूसुफ पठान बहुत बेटर बॉलर था सुरेश रैना से, लेकिन जस्ट बिकॉज सुरेश रैना को चांसेस मिले, सुरेश रैना ने अपने दोनों हाथों से वो चांसेस ग्रैब किए। पाकिस्तान के सामने क्वार्टर फाइनल का 9 को, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने 9 को, सुरेश रैना कंसिस्टेंटली खेलता गया। ऑब्वियसली उसकी फील्डिंग बहुत बड़ा मैटर। मेरे सामने यूसुफ पठान एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है कि तुम्हारी सिर्फ मेन स्किल तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी अगर तुमने अपने आप पे काम नहीं किया। यूसुफ पठान का एक इनिंग मेरे को आज भी याद है, कोई केकेआर वर्सेस एसआरएच का मैच था, और केकेआर को कुछ ना पर्टिकुलर ओवर्स में मैच खत्म करना बहुत जरूरी था, और मैच हैदराबाद में हो रहा था। रैन टर्नर था, बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, भुवनेश्वर कुमार को खेलना ऑलमोस्ट अनप्लेएबल था। केकेआर का 2-3 विकेट गिरते हैं, और वहां पर आता है यूसुफ पठान। इतनी क्रेजी नॉक खेली है ना ब्रो, इतना क्रेजी नॉक, 70-80 रन मारे थे। वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी है केकेआर को लेकर, जो उसने जो छक्के मारे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में भी जो स्पिनर को छक्के मारता था, बट आज के टाइम में मुझे लगता है यूसुफ पठान जाके
शायद कोई भी मेन स्पिनर को 1-2 छक्के मार सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर। लेकिन अगर शायद जेन्युइनली अगर शायद उसने अपनी है ना फील्डिंग और फिटनेस पे काम किया होता, यूसुफ पठान कुड हैव बीन अ रेज, मतलब युवराज सिंह, एमएस धोनी और यूसुफ पठान, अपना जो लोअर मिडल या मिडल ऑर्डर होता वनडेज में, वो अनथिंकेबल हो सकता था। लेकिन यार वो चीज कभी कर नहीं पाया यूसुफ पठान। क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से यूसुफ पठान अपने समय से आगे का खिलाड़ी था। मतलब अगर वो हाँ। उस टाइम पे थोड़ा भी कंसिस्टेंट रहता ना, तो उसको बहुत लंबा रन मिल जाता। जैसे हाँ, धोनी को बहुत लंबा रन इसीलिए मिला था कि वो कंसिस्टेंट था। पोटेंशियल मेरे को लगता है दोनों में पावर हिटिंग एबिलिटी सेम ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी की बात आती है उसकी वजह से यूसुफ पठान धोनी कभी अपने उस potential धोनी reach नहीं इवॉल्व, कर पाया। और यूसुफ पठान इवॉल्व नहीं किया वहां से, उसने अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, उसने इवोल्यूशन नहीं किया। बट भाई एक इवोल्यूशन से अगले प्लेयर पे आते हैं, मनीष फ्रिकिंग पांडे ठाकुर ने सिलेक्ट किया है। भाई इस पे तो मैं भी बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, तो तू स्टार्ट कर भाई। मनीष पांडे, भाई मनीष पांडे देखो कहीं ना एक ऐसा नाम है कि भाई तुम हियर एंड देयर हर साल सुन रहे हो, मनीष पांडे ने ये कर दिया, अरे मनीष पांडे ने तो इस बार ये कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष पांडे इंटरनेशनल लेवल पे जब आ रहे थे, तब मनीष पांडे से जो उम्मीदें थी मनीष पांडे वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये उनके स्टैट्स में कहीं ना कहीं साफ दिखता है। जैसे कि मनीष पांडे कभी इंडिया के लिए टेस्ट में मौका मिला नहीं, वाइट बॉल में मौका मिला उनको, उनने T20 में अच्छा प्रदर्शन किया, पर वनडेज में जो एक मेन उनसे उम्मीद थी वनडेज में, वहां वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो फर्स्ट क्लास नंबर्स हैं, पहले तो रेड बॉल पे आते हैं, जो फर्स्ट क्लास नंबर्स हैं भाई, 115 मैच के बाद 7,500 से ज्यादा रन और 51 का एवरेज। ठीक है, 115 मैच, सुन ले। और उससे भी ज्यादा क्रेजी मेरे को ये लगता है, 192 मैचेस के बाद लिस्ट ए में 66,300 रन्स और 45 का एवरेज। और ये बंदा भारत के लिए 100 मैच भी नहीं खेला इंटरनेशनल लेवल पे। ये कहीं ना इतना ज्यादा अपसर्ड है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मनीष पांडे के साथ कभी कोई फिटनेस इश्यूज थे ही नहीं। मनीष पांडे एक टाइम पे ऐसा था, हाँ फिटेस्ट है वो, यूयू टेस्ट में विराट कोहली से ज्यादा पॉइंट स्कोर करता है। इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट स्कोर करता था। हाँ, इंडिया के लिए वो सबसे हाईएस्ट स्कोर करता था। क्या फील्डिंग है उसकी। इवन यार ओडीआईज में मनीष पांडे को 29 मैचेस मिले हैं। ठीक है, उसमें मनीष पांडे ने खाली 33 की एवरेज से खेला है, जो उनके पोटेंशियल को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन T20s में कहीं ना कहीं मनीष पांडे अपना पोटेंशियल जस्टिफाई कर पाए थे, लेकिन T20s में उनको इतना लंबा रन दिया नहीं गया बिकॉज ऑफ जो डायनेमिक यंगस्टर्स हमारे स्क्वाड में आ रहे थे आईपीएल की देन की वजह से। पर T20s में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 39 मैचेस में 44 की एवरेज, 126 की स्ट्राइक रेट एज अ मिडल ऑर्डर फ्लोटर बैट्समैन। यही दिक्कत थी, स्ट्राइक रेट मनीष पांडे का बहुत बड़ा दिक्कत था। ही वाज एन ऑलवेज अमेजिंग बैटर। मनीष पांडे के साथ जो सबसे बड़ा दिक्कत था ना, मनीष पांडे ऐसा नहीं है, पेस भी अच्छा खेलता था, स्पिन भी अच्छा खेलता था, लेकिन स्पिन में मनीष पांडे का जो स्ट्राइक रोटेशन था वो गिर जाता था। जब स्पिन की बात होती है, मनीष पांडे देखता था कि भाई मेरे को छक्के कैसे मारने हैं, बाउंड्रीज कैसे लूं, गैप कैसे, लेकिन वो जो सिंगल डबल वाली बात थी ना, वो कहीं ना कहीं उनसे मिस हो जाती थी। तो जो करियर ब्रेकडाउन है मनीष पांडे का, वो कुछ मतलब ऐसा सा है कि भाई 2015-16 में 15 से 16 वाला जो फेज था, मिड अर्ली फेज, उसमें 12 मैचेस खेले वनडे में, 48 का एवरेज है। T20s में 11 मैचेस खेले हैं, 45 का एवरेज है। मतलब बहुत आइकॉनिक सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वो जो हम एक वनडे सीरीज हारे थे 4-1 से, उसमें जो एक मैच जीते थे वो मनीष पांडे की वजह से ही जीते थे, जिस सीरीज में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे लोगों का डेब्यू हुआ था। ठीक है, फिर आता है मनीष पांडे का मिडल फेज, जहां पे भाई उनका जो मतलब जो अर्ली फेज था, उससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि ये बहुत लंबे रन के लिए इंडिया के साथ रहेंगे। लेकिन मिडल फेज जो उनके करियर का आया 2017 से 19, 11 वनडे, सिर्फ 25 का एवरेज, 180 रन, कंटेंशन चला गया 2019 के वर्ल्ड कप से। T20s में स्टिल ही वाज वेरी गुड कि 16 मैचेस में 40-40 का एवरेज है, 284 रन्स बनाए। और उसके बाद जब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद फिर वही सिलेक्शन नहीं होना, उसके बाद इंडिया हारी, कोविड, ये वो, और उसके बाद से जो भी मनीष पांडे ने किया 2020-2021 ये वाला, वो तो बहुत ही अबिस्मल था कि ओडीआईस में 6 मैचेस खेले हैं उसके बाद, और 12 का एवरेज है, 48 रन बनाए हैं बस। और T20s में फिर भी अच्छा है, लेकिन T20s में फिर वही स्ट्राइक रेट की दिक्कत है। मैं पांडे पे छोटा सा एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, जो फिटनेस वगैरह की तो बात की, पांडे की कितनी गजब बात है, तुमको पता नहीं होगा, बुमराह के अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट एवरेज इन स्ट्राइक रेट आईपीएल में मनीष पांडे की। इट्स क्रेजी रिकॉर्ड है ना ब्रो, मनीष पांडे की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट और एवरेज बुमराह के अगेंस्ट। और
सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बॉल्स खेले, ऐसा नहीं कि 2 4 10 बॉल्स, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बॉल्स। मतलब मनीष पांडे यार, मैं तब से नाम सुनता आ रहा हूँ ना, जब ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू स्कोर सेंचुरी इन आईपीएल। ठीक है भाई, पहला इंडियन था जिसने आईपीएल में सेंचुरी मारी 2009 में, जो दूर दूर तक इंडिया के टीम कंटेंशन से दूर है। ठीक है, इवन वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट के साथ था, लेकिन फिर भी जो अंडर 19 की सीरीज होती थी उसमें उसको इतने कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। साथ ही साथ वो कर्नाटका के लिए बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दिए जा रहा है, बीच में उसको कैप्टनसी रोल भी मिला, सब कुछ हुआ, डोमेस्टिक लेवल पे लेजेंड है मनीष पांडे। ठीक है, लेकिन वही है कि मनीष पांडे का करियर था वो इतना ज्यादा ब्लॉसम क्यों नहीं हो पाया, वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पहले तो यार जो सबसे पहला इशू था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अर्ली फेज या मिडल फेज में उसको इतनी कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। वो हमेशा से हमारा एक बेंच प्लेयर था। ठीक है, फिर ये जो चीज है कि मनीष पांडे के साथ हमेशा मतलब कि यार कभी कभी वो टीम में भी नहीं है, कभी टीम में है तो 11 में मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद मिडल ऑर्डर में भी एज अ फ्लोटर खेल रहा है कि भाई कभी जल्दी से बैटिंग करने जाओ, बॉल्स कम बची हैं, तुमको जाके मारना है। तो कहीं ना कहीं देख, स्टैट्स हमेशा हर कोई देखता ही है, तो वो स्टैट्स पे उसका इम्पैक्ट आया। और जब जब इनिशियल फेजेस से उसके करियर के, जहां वो बहुत ज्यादा पीक पे था, उस टाइम पे उसका कंपटीशन का नाम सुन ले कि जैसे यार धोनी, रैना, युवराज, केदार जाधव, ये लोग उसके वो थे भाई कि मिडल ऑर्डर कंपटीशन है विराट कोहली, जिसमें रैना, हाँ विराट कोहली तो ठीक है, चल विराट कोहली तो एक अलग लीग में आ चुका था 2015-16 तक, लेकिन फिर भी सुरेश रैना, युवराज सिंह, केदार जाधव, अंबाती रायडू खुद, ये लोग ना कहीं हमेशा से ऐसा था कि ये लोग थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल थे कि जाधव यार बॉलिंग कर लेगा, जरूरत पड़ी तो कीपिंग कर लेगा, बैटिंग अच्छी करता ही है, रायडू है कीपिंग कर सकता है, कभी धोनी को कुछ हो गया तो बैटिंग अच्छी कर ही रहा है, युवराज और रैना की जो सीन है वो सबको पता ही है। फिर जब लेटर हाफ आया जहां पे इन लोगों से टीम इंडिया थोड़ा सा ऊपर उठी, तब तक हमारे पास ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या जैसे डायनेमिक प्लेयर्स आ चुके थे, जो अक्षर पटेल, जहाँ पे जो मनीष पांडे था उसका स्ट्राइक रेट वाला इशू ज्यादा कंसर्निंग था कि भाई इनकी स्ट्राइक रेट इससे बेहतर है तो क्यों ना हम इनको मौका दें, इनके पास ज्यादा टाइम है। और उसकी वजह से हमेशा मेरे को ये लगता है कि मनीष पांडे मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्हाट इफ स्टोरी है कि यार अगर मनीष पांडे को कंसिस्टेंट रन मिला तो कितना कुछ हो सकता है। देख, मनीष पांडे के साथ ना कभी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई शॉर्ट बॉल अच्छी नहीं खेल सकता था या स्पिन के सामने स्ट्रगल करता था, ऐसा कोई मेजर इशू है ही नहीं, कोई डिसिप्लिन इशू नहीं, कुछ नहीं, बस ना कोई फील्डिंग इशू है ना कोई फिटनेस इशू, बस ये है कि कंसिस्टेंट नहीं है, मौका मिला तो रन नहीं बना पा रहा, ये वो यही सिनारियो था भाई। बस पता है, मनीष पांडे को खत्म करने से पहले एक चीज बोलूंगा, केकेआर के कुछ वन ऑफ द बेस्ट पल या बेस्ट क्या कहते हैं मूवमेंट्स है ना, मनीष पांडे ने दिए, जो ऑब्वियसली 2014 का जो मैच का फाइनल था, मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरा उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर टूटा हुआ था और मैं रात को लेटा हुआ था हॉस्पिटल में, अगले दिन मेरा ऑपरेशन था, मैं रात को पूरी रात नींद आ रही है, इतना पैर दर्द हो रहा था मेरा, अगले सुबह ऑपरेशन था अर्ली मॉर्निंग, और मैं हॉस्पिटल में रात में बैठ के मैंने वो इनिंग देखी मनीष पांडे की जो खेली उसने फाइनल, और वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी, मैंने मनीष पांडे का ना करियर, इंटरनेशनल करियर पूरा स्टार्ट से एंड तक देखा है, उसका एक्जैक्टली संजू सैमसन वाला सीन है कि उसको इतने कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले और लेटर आपने उसको जो भी लिमिटेड चांसेस मिले उसने फुलफिल नहीं किया। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कई बार है ना मनीष पांडे का ओडीआई पोटेंशियल उसके T20 या आईपीएल परफॉर्मेंस पे जज किया जाता था कि भाई क्योंकि केकेआर से वो इसीलिए निकला था कि वो इतना तेज नहीं खेलता, डिफेंस कभी उसका प्रॉब्लम ही नहीं था, लंबा खेलना प्रॉब्लम नहीं था, उसका तेज खेलना प्रॉब्लम था, और उसका कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इशू है ना उसमें दिख रहा था, क्या कहते हैं, वनडे से। मेरा आज भी फर्म बिलीव है कि 2019 के टाइम पे अंबाती रायडू या मनीष पांडे को कंसिस्टेंट उस टाइम पे खींचा गया होता, उन पे बिलीव करके उनको अपॉर्चुनिटीज दी होती, दो मैच स्पेशली मनीष पांडे को लगता है डेफिनेटली इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलता है, बहुत अच्छा खेला, क्योंकि उसमें सब था, वो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा देता था। भाई एक बंदे ने 7-8 हजार रन मारे, वो भी कर्नाटका जैसी टीम के लिए, तो बंदे में टैलेंट है और प्रेशर में खेलना आता है, उसने एज ए कैप्टन बहुत कुछ जिताया कर्नाटका, वो प्रॉपर लेजेंड है, फिटनेस के कोई इश्यूज नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर था, मैं तो ये भी कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इंडिया का। गौतम गंभीर का ये कहना है कि वो आज के टाइम में भी यंगस्टर्स से बेस्ट फील्डिंग करता है केकेआर के लिए आज के टाइम में भी, तो ये चीज था। बट ठीक है यार, जो फिटनेस की बात हो रही है, एक और बंदे का मुझे नाम हमेशा याद आता है, उमेश यादव भाई। मैं एक ट्रिविया देता हूँ, उमेश यादव को एक्चुअली एक पुलिस वाला बनना था, एंड पुलिस वाला बनने के लिए वो अपनी फिटनेस पे काम करता था, और एक टाइम ऐसा था कि उमेश यादव 100 मीटर अराउंड 10 सेकंड में दौड़ जाता था, इतना फिट था उमेश यादव। तो भाई उमेश यादव पे बात करते हो, इतना क्रेजी नाम है, तो उमेश यादव का ऑब्वियसली बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है, और जैसा कि मैंने बताया कि वो पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन उमेश यादव सीन में बर्स्ट क्यों हुआ पता है? वो वन ऑफ द वेरी फ्यू बॉलर था जो एक्चुअली में कंसिस्टेंटली 140-145 पे हिट कर पाता था।
आज के टाइम में तो तुम्हें बहुत सारे बॉलर्स मिल जाएंगे, हम लोगों ने इतना फिटनेस वगैरह इस सब पे काम कर लिया, लेकिन उस टाइम पे वरुण एरोवन और उमेश यादव, ये दो नाम मुझे याद है जो कंसिस्टेंटली 140 या 145 पे हिट करते थे। उमेश यादव का मैं बता रहा हूँ, जो उसका डेब्यू सीजन था विदर्भा के लिए खेलता था, कोई बहुत बड़ी टीम के लिए विदर्भा के लिए खेलता था, उसने अपने डेब्यू सीजन में 4 मैच 20 विकेट लिए थे, वो भी 14 की एवरेज पे। बेसिकली जस्ट शोज कि वो कितना क्रेजी था उसका रॉ पेस उस टाइम पे। लेकिन मैं रेड बॉल पे आता हूँ और यहाँ तुम लोगों के दिमाग ब्लो होने वाले हैं। उमेश यादव ने 101 विकेट्स लिए इंडियन कंडीशन में, उसने अवे से ज्यादा इंडिया में विकेट्स लिए, 101 विकेट लिए एट एन स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 25 रन देके वो 1 विकेट ले रहा था इंडिया में। और रिमेंबर माइंड यू, उमेश यादव उस टाइम में इंडिया में खेला है जहां इंडिया में ना इतने पेस फ्रेंडली विकेट्स नहीं हो रहे थे, रैन टर्नर्स होते थे, प्रॉपर रैन टर्नर्स होते थे, पेस फ्रेंडली इतने नहीं होते थे लेकिन उस लेवल पे नहीं होते। वहां पर उसने 101 विकेट्स लिए। उसके जो करियर के टेस्ट विकेट्स हैं उसमें से 60% ऑफ द टाइम उसने सीना नेशन के अगेंस्ट लिए। जो भी उसका करियर टेस्ट विकेट है 60% ऑफ द विकेट उसने सीना नेशन के सामने लिए। 42% ऑफ हिज करियर विकेट्स आर अगेंस्ट टॉप ऑर्डर बैटर्स। 42% ऑफ द टाइम्स टॉप ऑर्डर बैटर्स स्कोर किया। और ये सबसे अमेजिंग स्टैट है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी विकेट आज तक उमेश यादव ने लिए उसमें से 44% ऑफ द डिसमिसल्स आर एलबीडब्ल्यू एंड बोल्ड। ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं, क्या हाईलाइट कर रहे हैं? रिवर्स स्विंग। हाँ, मास्टर ऑफ रिवर्स स्विंग। वो एक्चुअली में क्रेजी टेलिंग रिवर्स स्विंग लाता था, जिसके कारण बड़े से बड़े बैटर्स को एक्चुअली बोल्ड और एलबीडब्ल्यू करा था, मतलब उन लोगों के डिफेंस ब्रीच करता था। एंड माइंड यू, मेजोरिटी ऑफ द विकेट उसकी सेना नेशंस के सामने, मतलब वो टॉप टीम के टॉप बैटर्स को नॉन फ्रेंडली पेस विकेट्स पे आउट करता था। इतने भयंकर लेवल की उसकी एबिलिटी थी। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील्डर था, लोगों को पता नहीं होगा लेकिन उमेश यादव वो सेफेस्ट हैंड। उमेश यादव का एक मैं गजब फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उमेश यादव ने 124 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हैं जिसमें उसके 380 विकेट्स है ब्रो। 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 380 विकेट्स है रेड बॉल में उसके फर्स्ट क्लास में। इससे ये भी पता चल रहा है कि वो एक्चुअली में कितना फिट था कि वो 124 मैचेस खेल पाया, कि मतलब क्रेजी नंबर्स है। मेरे को आज भी याद है कानपुर टेस्ट मैच साहब, इसके पहले जब न्यूजीलैंड आई थी इंडिया में, तब कानपुर के टेस्ट मैच में उसने क्या अमेजिंग रिवर्स स्विंग का स्पिन डाला था। हालांकि विकेट नहीं मिली थी क्योंकि जस्ट फ्रिकिंग केन विलियमसन उसको खेल गया था, सर्वाइव कर गया था, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स था। व्हाइट बॉल में बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन उमेश यादव 2015 की ओडीआई वर्ल्ड कप का पार्ट था। उस टाइम पे वर्ल्ड कप में उसने 18 विकेट्स लिए थे 8 मैचेस में। उसने इंडिया के लिए 75 ओडीआई मैचेस खेले जिसमें उसने 106 विकेट्स लिए, और आईपीएल में उसका ओवरऑल 144 आईपीएल विकेट्स तो हैं। उमेश यादव को पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? मेरे को याद है, मैं उमेश यादव को, उसने केकेआर के लिए बहुत टाइम खेला है, वो उमेश यादव को एक चीज हमेशा से उसका नाम मैंने पाड़ के रखा था, लेग स्प्रे। मतलब वो उसका प्रॉब्लम ये था कि वो 6 में से 3 बॉल अच्छी डालता था, 3 एकदम घटिया बॉल डालता, जिसके कारण एज ए कैप्टन तुम्हें समझ नहीं आता था कि फील्ड क्या सेट करें। एंड विद टाइम्स जैसे जैसे पिचें फ्लैट होती गई, मॉडर्न टाइम आता गया, ये एबिलिटी, ये जो उसका डाउन साइड था, ये बहुत हिंडर करने लग गया। क्योंकि वो 3 बॉल सिर्फ अच्छी डालता था। एज अ बैटर तुम्हें पता है कि वो 3 अच्छी डालेगा, एक अच्छा बाउंसर डाल देगा, उसके बाद तुम उसको आराम से मार सकते हो। ये उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल था व्हाइट बॉल। लेकिन यही इशू है ना उसका रेड बॉल में भी आने लगा। रेड बॉल में मैं तुमको बहुत क्रेजी सा चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहले व्हाइट बॉल का एक छोटा बता दूं, 75 जो उसने ओडीआई मैचेस खेले इंडिया के लिए, उसमें उसकी 6 के ऊपर की इकोनॉमी है। जबकि तुम जस्ट सोचो उसको कितना कंसिस्टेंट चांस मिला, फिर भी उसने 6 के ऊपर की इकोनॉमी रखी, जहां इंडिया में उसका 25 का एवरेज है और इतना अमेजिंग रिकॉर्ड है। पता नहीं समहाउ वो जैसे इंडिया के बाहर खेलता था, अवे 39 की एवरेज हो जाती थी। उसमें भी मैं गजब चीज बताऊंगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 3 कंट्रीज जो एकदम पेस फ्रेंडली कंट्रीज है, वहां पर उसका 40 से 50 का बॉलिंग एवरेज हो जाता था। भाई कैसे कर रहा था वो चीज? मतलब जहां एक्चुअली कोई भी पेसर जाके विकेट ले रहे हैं वहां पर ही जाके स्ट्रगल करता था। और एक सबसे बड़ा उमेश यादव कभी भी इवॉल्व नहीं हुआ। लोगों को पता नहीं हुआ, उमेश यादव बहुत गजब डैशर था नीचे आके। वो एक ऐसा बॉलर था जो नीचे आके मोर देन हैंडी रन्स मार सकता था। वो नीचे आके चौका छक्का मार देता था। कई बार ऐसा होता था कि वो 20-25, लेकिन उसने अपनी बैटिंग को कभी तक फोकस नहीं किया। विद टाइम कहीं ना कहीं इंजरीज आई जाती थी, इंजर्ड भी होने लगा था। लेकिन एक सबसे बड़ा जो इशू था ना, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है। विद टाइम पेस गिरा, विद टाइम कंट्रोल गिरा, लेकिन यार कंसिस्टेंसी उसके हाथ से चली गई। कभी थी नहीं, हाथ से क्या जाएगी, चली गई। उमेश यादव ना एक्चुअली जो आज मोहम्मद शामी को हम लोग देख रहे हैं, उमेश यादव कुड हैव बीन दैट गाय विद बेटर बैटिंग रिकॉर्ड्स। क्योंकि जो उसने इंडियन लेवल पे विकेट्स लिए ना, वो आज के टाइम में भी सोचना बहुत मुश्किल है। 22 की एवरेज है शायद उसकी बुमराह की, और 25 की एवरेज है उमेश यादव की। सोचो कितना क्लोज है। तो भाई तेरे को क्या लगता है, उमेश यादव तो तेरे साइड से भी आते हैं, क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर उमेश यादव, और फिर अपने नेक्स्ट बंदे पे जाते हैं?
मुझे कहीं ना हमेशा ये लगता है कि उमेश यादव का वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा इशू था कि जो इकोनॉमी रहती थी उमेश यादव की, वो हाँ हमेशा बहुत ज्यादा रहती थी। तुम बहुत कभी भी ठीक है, उमेश यादव 2 विकेट ले लिया, 3 विकेट, लेकिन उमेश यादव जितने रन खाता था वो मतलब कभी इनकंसिस्टेंट। भी ना एक्सेप्टेबल नहीं था। और जब कंट्रोल नहीं उमेश था। यादव, हाँ, जो जब कंट्रोल उमेश यादव ने मतलब नहीं था और जब वो इतने रन खाता था, तो तुम्हें ये एहसास करना चाहिए कि उसी के करियर के स्टार्ट के जस्ट 1-2 साल बाद हमारे पास ऐसे बॉलर्स आने लगे थे जो जैसे भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ठीक है, ये लोग बहुत बेहतर कंट्रोल से डालते थे। इवन शमी तो बहुत अच्छी पेस से भी डालता था, जो वो प्रोवाइड करता था, जो उमेश यादव प्रोवाइड करता। ठीक है, कहीं ना कहीं उमेश यादव की मैं 2 करियर हाइलाइट्स, जो एकदम इनिशियल करियर हाइलाइट्स हैं, वो बताना चाहता हूँ। कि जो हमारी एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें हम 4-0 हारे थे धोनी की कैप्टनसी में, उसमें अगर मेरे को आज तक कोई एक ब्राइट लाइट लगी हो तो वो सिर्फ उमेश यादव था। उसमें उमेश यादव की जो बॉलिंग थी वो इतनी ज्यादा बेहतर थी। और कहीं ना कहीं जैसे विभोर ने एक चीज मेंशन करी कि उमेश यादव ने कभी भी अपनी बैटिंग पे काम नहीं किया। अगर वो चाहता तो एक अच्छा हैंडी बैटर बन सकता था, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग बैटर बन सकता था। बहुत अमेजिंग फील्डर था वो। मुझे आज भी एक मैच याद है भाई, जो उमेश यादव वरुण एरोन के इनिशियल डेज की सीरीज है। मेरे ख्याल से शायद वो उनकी डेब्यू सीरीज भी हो सकती है, पर आई एम नॉट श्योर। पर तो उसमें ऐसा था, वो वेस्ट इंडीज के सामने एक ओडीआई थी डेब्यू जिसमें सीरीज, इंडिया, डेब्यू हाँ, इंडिया की पहली मैच में ही बहुत जल्दी विकेट्स गिर गई थी और बहुत कम, बहुत छोटा टारगेट था 210 211 का। और रोहित शर्मा इनिंग्स को संभालते संभालते एंड तक ले गया, 10-11 रन बचे थे, तब उमेश यादव वो आउट हो गया। और उमेश यादव और वरुण एरोन ने लास्ट ओवर जो था उसमें रन बना के हमको वो मैच जिताया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था। और उमेश यादव के नाम शायद वो एक रिकॉर्ड भी है इंडिया के लिए, कंसेक्यूटिव 5 सिक्सेस इन टेस्ट मैच, मतलब कंसेक्यूटिव 5 बॉलों पे छक्के मारना, ऐसा कुछ साउथ अफ्रीका के सामने उसने मारा था। तो उमेश यादव कभी भी जो है ना, वो अपने पोटेंशियल पे उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। जैसे कि उमेश यादव इंडिया में बहुत सक्सेसफुल है, वो चाहता अगर सही से अपनी चीजों को मेंटेन करता तो वो फॉरेन कंडीशंस में भी उतना सक्सेसफुल हो सकता था। जब वो क्योंकि एक्चुअली पेस हमेशा रही थी, स्विंग हमेशा से थी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग नहीं है। हाँ। वो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। चल अपने नेक्स्ट प्लेयर पे आते हैं, लक्ष्मी रतन शुक्ला। ऑलमोस्ट मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ, तो मैं टोटली ठाकुर पे रिलाई करूँ। भाई ये मतलब ना, ये हमेशा से एक ऐसा नाम है जो मैंने काफी सुना जब मैं क्रिकेट देखना शुरू कर रहा था तब। और साथ ही साथ फिर जब आईपीएल शुरू हुई तो मुझे पता चला अच्छा कौन है लक्ष्मी रतन शुक्ला। मैंने देखा केकेआर के लिए खेलते हुए, दिल्ली के लिए खेलते हुए। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो उसको भी नहीं पता होगा कि कौन है लक्ष्मी रतन शुक्ला। तो भाई मैं तुमको बताता हूँ कौन है लक्ष्मी रतन शुक्ला। उसने मतलब भारत के लिए सिर्फ 3 ओडीआई खेले हैं, ठीक है, 3 ओडीआई, 1 विकेट है, 3 ओडीआई में 18 रन है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स बताता हूँ। फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स बैटिंग के, 137 मैचेस, 6200 रन, 36 का एवरेज, ठीक है। और उसी टाइम पे एज अ ऑलराउंडर थे वो, तो एज एन ऑलराउंडर 6200 रन, 36 का एवरेज 137 मैचों में। उन्हीं 137 मैचों में 172 विकेट्स, 34 के एवरेज से, ठीक है। एक प्रॉपर ऑलराउंडर वाली कैटेगरी लिस्ट। एक क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट में 140 मैचेस में 3000 के करीब रन, 30 का एवरेज, ठीक है। लिस्ट ए क्रिकेट में 141 मैचेस में 143 विकेट्स, 27 के एवरेज से, और इकोनॉमी 4.5 की। एक प्रॉपर हैंडी मीडियम पेस बॉलिंग करने वाला एक ऐसा बैट्समैन जो मतलब बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। बंगाल जैसे बड़े से स्टेट का रणजी ट्रॉफी कैप्टन है वो, ऐसा भी नहीं कि कहीं छोटी मोटी जगह से आ रहा है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, लक्ष्मी रतन शुक्ला का नाम कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि उस समय जो टेक्निकल फ्लॉज लक्ष्मी रतन शुक्ला में थे, वो लक्ष्मी रतन शुक्ला कभी सुधार कर ही नहीं पाए। जो था कि भाई एक्सट्रीम जो भी पेस, अच्छी पेस होती है 140 145, ये सब उनके सामने टिक पाना, उनके सामने अच्छे से खेलना, ये हमेशा से उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो उनने जो 3 मैचेस खेले उसमें वो बहुत ज्यादा उजागर हो गई, क्योंकि उसमें एक मैच था जिसमें उनने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था श्रीलंका के पेसर्स के सामने, और अगले ही मैच में वेस्ट इंडीज के पेसर्स के सामने। साथ ही साथ अभी जो इंडिया का टाइम है, जैसे हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्दिक पांड्या के बाद अभी नीतीश कुमार रेड्डी है, उसके सिवा कोई आसपास दिखता भी नहीं है। जब लक्ष्मी रतन शुक्ला का टाइम था तब दिक्कत ये हुई कि हमारे पास एक प्लेथोरा ऑफ ऑलराउंडर्स थे। रॉबिन सिंह थे हमारे पास जो एस्टाब्लिश थे, इरफान पठान, अजीत अगरकर राइजिंग द रैंक्स थे, ठीक है। संजय बांगर थे जो हमारे रॉबिन सिंह के रिप्लेसमेंट थे उसी टाइम पे। और जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स है उसमें युवराज सिंह आगे आ रहे थे,
कहीं ना कहीं, और उस सहवाग समय पे हम सहवाग था। बॉलिंग सहवाग थे, हम लोगों को उतनी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी भी नहीं, ठीक है उस समय पे। उस अब हुआ क्या, यहाँ पे लक्ष्मी रतन शुक्ला की पेस, जो खुद जो बॉलिंग करते थे वो पेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी कम थी, क्योंकि जो नए लोग आ रहे थे, अजीत अगरकर, इरफान पठान, ये लोग बहुत अच्छी पेस डालते थे। साथ ही साथ जो उनकी बैटिंग थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी। इवन उनके बारे में ये चीज बहुत फेमस थी कि वो डोमेस्टिक में भी जब वो अच्छी पेस को फेस करते हैं तो वो उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उनके मेजोरिटी ऑफ द रन्स जो आते थे वो मीडियम पेस और स्पिन के सामने आते थे, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा एक दिक्कत का कारण बन गया। और जब उनके ऊपर वो एक बैज लग गया कि भाई वो पेस नहीं खेल पाते, और कहीं ना कहीं उनसे बैटिंग करने वाले, उनसे बेहतर बॉलिंग करने वाले हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, तो उनको हाँ मौका तक नहीं दिया गया। ठीक है, अब तो ये समझ कि भाई सिर्फ 3 वनडे का मौका किसी भी इंसान की जो भी मतलब कैपेबिलिटी है वो जस्टिफाई करने के लिए सही नहीं है। लेकिन अब उस समय पे मैनेजमेंट ने शायद हाँ ये सोचा, हाँ, सौरव गांगुली के अंडर जो मैनेजमेंट थी उनने ये सोचा कि भाई कहीं ना कहीं युवराज सिंह, अजीत अगरकर, इरफान पठान जैसे obviously लोगों को अगर मौका दिया जाएगा तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक गलत टीम को सर्व। और गलत नहीं थे, क्योंकि भाई लक्ष्मी रतन शुक्ला इज वन ऑफ दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा बिट्स एंड पीसेस है, कि ना ये लोग बहुत अच्छे बैटर हैं और बॉलिंग हाँ सेकेंडरी, ना बॉलर बहुत अच्छे के बैटिंग सेकेंडरी है, और मतलब एक प्रॉपर एक ग्रीष्मेश वाले प्लेयर है ये लोग। कहीं ना कहीं मे बी T20 इस क्लब लेवल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे IPL इतना पीक पे नहीं था जब ये जितना आज है। तो क्या ने फैन उसको जानते होंगे, मेरे हिसाब से तूने बोल लिया। लक्ष्मी लक्ष्मी रतन शुक्ला के साथ ना भाई, जैसे होता है ना कि कोई खिलाड़ी, जैसे तूने शॉ का बोला कि अचानक से मतलब मैंने 400 वाला जो उसका कुछ भी पारी थी वो उसके बारे में सुना, तो लक्ष्मी रतन शुक्ला का ये जो लाइमलाइट वाला फेस था वो था कि लक्ष्मी रतन शुक्ला एक बोला जा रहा था कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। फिर एक समय, एक 2 मैचेस का एक स्पैन ऐसा आया जहां बंगाल के पास ओपनर नहीं था, और लक्ष्मी रतन शुक्ला एज अ ओपनर आए और उनने वहां पे 150 मारा। ठीक है, तो वहां पे ऐसा सब मतलब कि अरे ये क्या हो रहा है, ये एक मिडिल ऑर्डर जो मतलब ऑलराउंडर ओपनर आ गया अचानक से, और उसके बाद इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है, सेंचुरी भी मार रहा है। उन्होंने मतलब बंगाल को बहुत लंबे टाइम तक सर्व किया, लेकिन इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा ये सेम कैटेगरी प्रो रजत भाटिया टाइप कैटेगरी है। चल मेरे हिसाब से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा लास्ट के लिए रखा है, अमित मिश्रा। ठीक है भाई, इतना क्रेजी कैरेक्टर है ना भाई। अभी रिसेंट टाइम तो कुछ विराट कोहली पे भी मैंने सुना स्टेटमेंट दिया। तो भाई कुछ है ना, 2 प्रकार के लेग स्पिनर्स होते हैं, एक होते हैं शेन वॉर्न, कुलदीप, या फिर अमित मिश्रा, जो एक्चुअली में प्रॉपर फ्लाइटेड लेग स्पिन में बिलीव करते हैं, जो बड़े बड़े टर्नर्स डालने में बिलीव करते हैं। दूसरे होते हैं अनिल कुंबले, राशिद खान टाइप के। इफेक्टिव दोनों है, लेकिन मुझे ना पर्सनली शेन वॉर्न टाइप का ज्यादा पसंद है। अनिल कुंबले वाज मोर लाइक तेज डालता था, फ्लैटर ट्रेजेक्टरीज, टॉप स्पिन, हाँ टॉप स्पिन वगैरह पे रिलाई करता। तो अमित मिश्रा वाज वन ऑफ द वेरी दूस गाइज जो है ना, मेरे को इस टाइप का लगता था, मुझे बहुत पसंद था अमित मिश्रा। ठीक है, अब मैं अमित मिश्रा के कुछ छोटे से स्टैट देना चाहता था ताकि तुम समझ आए कि क्या प्लेयर था वो, और क्या क्यों नहीं कर पाया। तो बेसिकली अमित मिश्रा ने ना कोई 34 ओडीआई इनिंग्स के लिए इंडिया के लिए, जिसमें 64 विकेट्स लिए है, 34 मैच में 64 विकेट्स लिए एट एन इकोनॉमी ऑफ 4.7 एज ए लेग स्पिनर। वो इकोनॉमिकल भी था, विच इज वेरी रेयर। ठीक है, जिसमें से उसने ज्यादातर 42 विकेट्स इंडिया के बाहर से लिए। ठीक है, एंड मैं एक और एक अमेजिंग सा ट्रिविया बताऊंगा, शायद ठाकुर को पता होगा, जो अमित मिश्रा ने अपनी लास्ट ओडीआई सीरीज के लिए, उसमें उसने न्यूजीलैंड के सामने के लिए 5 मैच में 15 विकेट लिए। इनफैक्ट अपनी लास्ट मैच उसने फाइपर लिया, जो उसकी करियर का लास्ट मैच है, उसमें उसने फाइपर लिया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ठीक है, कमिंग टू, मैं IPL और T20 के थोड़े नंबर्स बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक और चीज ऐड करूं, जो लास्ट सीरीज की तू बात कर रहा है ना, उसका मैन ऑफ द सीरीज था अमित मिश्रा। सोचो, इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच, अपनी लास्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच था अमित मिश्रा। मैं एक और थोड़ी, डिस्पाइट बीइंग अ ट्रेडिशनल लेग स्पिनर, लोगों को पता नहीं होगा, अमित मिश्रा ने इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेला था 2014 वाला, एंड उसमें वो ओवरऑल 5th बेस्ट बॉलर था और इंडिया का 2nd बेस्ट T20 बॉलर उस पूरे पेस का बॉलर था। 7th हाईएस्ट विकेट टेकर है अमित मिश्रा IPL में, 174 विकेट्स है भाई, ये बहुत बड़ा नंबर है 174 विकेट्स, विच बेसिकली प्रूव्स कि कोई ऐसा नहीं 1 सीजन वनडे या 2 सीजन वनडे है, 174 विकेट्स है, जिसमें से IPL में उसने 44% ऑफ द टाइम टॉप ऑर्डर की विकेट्स लिए, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। कि वो ऐसा नहीं था कि नीचे आके फटाफट लोगों को आउट करना, जो बहुत सारे लेग स्पिनर्स, वो टॉप ऑर्डर्स को आउट कर रहा था, जिसमें 174 विकेट से। लेकिन मैं सबसे अमेजिंग जो उसकी बात करना चाहता हूँ, रेड बॉल में अमित मिश्रा ने 152 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जिसमें 532 विकेट्स हैं। ब्रेकिंग 532 विकेट्स अमित मिश्रा के रेड बॉल में, हरियाणा जैसी टीम के लिए खेलता था, एंड फर्स्ट क्लास में उसके 4000 के ऊपर रन है 22 की एवरेज से।
तो ही वाज दैट एक बॉलर हु कुड बैट। उसने इनफैक्ट इंडिया के लिए मेरे को याद है 3-4 50s भी मारी है श्रीलंका में टेस्टिंग कंडीशंस में, ठीक है। एंड इंडिया के लिए इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा, इंडिया के लिए उसने 76 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 76 टेस्ट विकेट्स लिए, जिसमें से लास्ट 9 टेस्ट मैचेस में उसने 33 विकेट्स लिए। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एकदम डिक्लाइन पे आ रहा था, उसको टीम से बाहर निकला, वो डिसेंट परफॉर्म कर रहा था। वनडेज में हो, टेस्ट मैचेस में वो डिसेंट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो टीम में क्यों जगह नहीं बना पाया, या क्यों टीम में उतना कंसिस्टेंट नहीं खेला, जबकि वो काफी पहले से खेल रहा है। अमित मिश्रा का इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट उतना अच्छा नहीं था। उसने जब स्टार्ट लिया उतना अच्छे से कंसिस्टेंटली उसने विकेट नहीं लिया। फिटनेस के इश्यूज हमेशा से अमित मिश्रा के साथ रहे कि वो लंबे लंबे बॉलिंग कर सकता था, लेकिन जो एक मैच फिट होता है कि आदमी अच्छी फील्डिंग कर सके, एक मैच से दूसरे मैच में एनर्जी, वो फिटनेस नहीं था। जो उसने स्टार्टिंग उसको अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें उसने कभी भी ग्रैप नहीं किया, जिसके कारण प्रज्ञान ओझा जैसे प्लेयर ने अपनी जगह बनाई। प्रज्ञान ओझा खुद एक अपने आप में ये लिस्ट में मेरे हिसाब से नाम डिजर्व करता है, बट प्रज्ञान ओझा ने एक नाम को जगह बना ली। एंड कहीं ना कहीं उस दौरान बीच में हरभजन सिंह था, तो हरभजन सिंह हमारा एक प्रीमियर था। अनिल कुंबले के छत्र छाया में हमेशा अमित मिश्रा था। अनिल कुंबले इंजर्ड हुआ, 1-2 मैचेस मिला, अनिल कुंबले गया, हरभजन सिंह वॉज आवर मेन गाय। उसके बाद प्रज्ञान ओझा आ गया, क्योंकि अमित मिश्रा के कारण ही प्रज्ञान ओझा को मिला। प्रज्ञान ओझा गया, हम लोग सीधा रविंद्र जडेजा पे शिफ्ट हो गए। बीच में कल पीयूष चावला ने एक आध मैच खेला होगा, सीधा रविंद्र जडेजा पे शिफ्ट हो। अमित मिश्रा एज अ प्लेयर अपने आप को कभी उस लेवल एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि फिटनेस एक बहुत बड़ा कारण था और एज हमेशा उसके साथ नहीं थी। जैसे अमित मिश्रा का डाउनफॉल आने लगा आईपीएल वगैरह में, उसको फिर कंसिडर नहीं किया। क्यों कंसिडर नहीं किया? हमारे पास ऑलरेडी अश्विन था, हमारे पास युजवेंद्र चहल था, हमारे पास कुलदीप यादव, हमारे पास यंगर फिटर एंड बेटर बॉलर्स आ गए। अमित मिश्रा के साथ में मेरे को ऐसा लगता है कि अमित मिश्रा को अपनी क्राफ्ट में बहुत अच्छा कंट्रोल था। जिस तरह से अपने बात करते थे पृथ्वी शॉ कि भाई फिटनेस हटा, जो उसका टैलेंट था वो बहुत अच्छा था। सेम मेरे हिसाब से लगता है अमित मिश्रा, उसने मुझे याद है श्रीलंका में प्रॉपर टेस्ट मैच जिताया हमको उस तरीके से। लेकिन फिटनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न था, और फिट कभी अपने आप को इंडियन लेवल उस तरह से फिट नहीं किया। जो उसका जो लास्ट सीरीज था इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, उसको क्यों पिक नहीं किया? उसका बहुत बड़ा कारण ही फिटनेस था, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। और इंजरी के बाद आने से पहले तब तक अश्विन पूरा कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो ही चुका था, तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एकदम रैंक्स में आ गए थे। तो अमित मिश्रा ना कभी भी अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाया। अगर आज भी जाते तो अमित मिश्रा के विकेट्स देखोगे, प्रॉपर क्लासिकल लूपी लेग स्पिन बॉल डालता था, और वहां से एक अंदर से गुगली आती थी जो एकदम प्रॉपर बोलते डिसमेंटल कर दी थी। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अमित मिश्रा कुड हैव सर्व्ड इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल में बहुत बड़े लेवल पे सर्व कर सकता था अगर वो अपनी फिटनेस पे है। ये क्या थॉट्स एंड फिर अपने इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरे हिसाब से अमित मिश्रा एक प्रॉपर एग्जांपल है जो बहुत कुछ कर सकता था और नहीं कर पाया। और मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं उसका एक एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है करियर के एंड में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत एटीट्यूड, और बहुत मैंने ऐसे किस्से सुने कि उसके अल्कोहल के अगेन ये एलिजेडली है, लेकिन मैंने बहुत सुना कि उसके ड्रिंकिंग इश्यूज थे और कहीं ना कहीं उसके एक एटीट्यूड प्रॉब्लम था उसके अंदर। तो कंक्लूड कर सकते हैं उस पर। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे एक पॉइंट तूने बोला कि अब बॉलर हु कैन बैट, मुझे आज भी याद है कि अमित मिश्रा की 2 हाफ सेंचुरीज तो मुझे ऐसी याद है जहां उसको नाइट वॉचमैन भेजा गया, एक बार ऑस्ट्रेलिया के सामने, एक बार साउथ अफ्रीका के सामने भी, और वहां पे उसने हाफ सेंचुरी जाके बनाई। साथ ही साथ मेरे को अमित मिश्रा का जो बेस्ट करियर फेज, मतलब जो मैंने बॉलिंग करते अमित मिश्रा को काफी देखा है, उसमें से लगता है कि जब वो एक बार एसआरएच के लिए टेंडम में इमरान ताहिर के साथ बॉलिंग करता था। इमरान ताहिर नहीं, कर्ण शर्मा के साथ, फिर इमरान ताहिर के साथ दिल्ली के लिए बॉलिंग करता था। तो वो जो पूरा फेस था ना, वो अमित मिश्रा के लिए बहुत बढ़िया फेस था। उस फेस अमित मिश्रा के नाम पे आईपीएल में 2-3 हैट्रिक्स, इवन एक हैट्रिक तो भाई मेरे को आज भी याद है, ऐसी है कि पुणे वॉरियर्स इंडिया के सामने मैच था और शायद भुवनेश्वर कुमार आउट हुआ उसकी बॉल पे, ठीक है, और मेरे को पता था इसके बाद राहुल शर्मा और एक और कोई एक बंदा आने वाला है, और मैं पापा मैच देख रहा, मैं बोला पापा ये हैट्रिक ले जाएगा और उसके बाद वहां पे वो हैट्रिक होती है, वो लोग ऑल आउट होते हैं। और मतलब अमित मिश्रा में हमेशा जो एक टाइम पे मुझे ये भी याद है कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर या शायद फर्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर भी बना था वो, और फिर वो लिस्ट में ओवरटेक कर लिया गया था। हमेशा से कंसिस्टेंट आईपीएल परफॉर्मर, जो इंटरनेशनल लेवल पे अमित मिश्रा को थोड़े मौके इसलिए भी नहीं मिले क्योंकि कहीं ना कहीं जब अमित मिश्रा का जो करियर है उसमें पहले बहुत लंबे टाइम तक अनिल कुंबले की छत्र छाया रही, फिर उसके बाद धोनी की कैप्टनसी में धोनी हमेशा फिंगर स्पिनर्स को ज्यादा प्रीफर करता था। तो कहीं ना कहीं धोनी उसको 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में ले गया था बांग्लादेश वाले में, वो बहुत स्पेसिफिक स्पिन कंडीशंस में इसको यूज कर रहे थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अमित मिश्रा को अगर थोड़ा और अच्छा रन मिला होता तो अमित मिश्रा ज्यादा अच्छा सर्व कर पाते नेशन को। पर जितना अमित मिश्रा ने एज अ अपनी लेगेसी बनाई है, आईपीएल बॉलर, आईपीएल लेजेंड, और जो भी
इंटरनेशनल अपीयरेंसेस हैं। उसके अंदर ही 2011 में अगर अश्विन सिलेक्ट हो रहा है वर्ल्ड कप की टीम में और अमित मिश्रा नहीं हो रहा है, पीयूष चावला हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अमित मिश्रा में भी वो दिक्कत थी। अमित मिश्रा के साथ हमेशा से यार फिटनेस वाली वो इशू थी ही कि अमित मिश्रा इज नॉट अ गुड फील्डर, ठीक है। ये जो टैग लग गया था और फिर धोनी ने जितना ज्यादा उस पर फोकस किया था, कहीं ना कहीं वो एक फील्डिंग वाला बहुत बड़ी वजह थी कि अमित मिश्रा को टीम में कंसिस्टेंट रन बहुत अच्छा फील्डर था स्टार्ट। मेरे हिसाब से अपने इस वीडियो को यही एंड कर सकते हैं। काफी लंबा वीडियो हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, बाय बाय।